हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैटर्स पर। हमारे चैनल पर हम एसएससी टीजीटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इसमें चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट कर रहे हो या किसी भी स्टेट की एसएससी टीजीटी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हमारी जो ये वीडियोस हैं, ये जो एनसीईआरटी बेस्ड में मैं वीडियोस बना रही हूँ, यह आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगी। तो आज हम हमारी ज्योग्राफी के क्लास 7th का 8th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया और उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। तो इस चैप्टर में, जैसा कि इसका नाम में आ गया है, कि इस चैप्टर में हम उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश के जो एरियाज हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के कैसे जीव जंतु मिलते हैं, कैसे पेड़ पौधे मिलते हैं, है ना। क्योंकि मानव पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अंदर हमारे चारों तरफ की चीज़ें आ जाती हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के मैदान भी कैसा, वहाँ का जो है भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ कैसे जीव जंतु हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे किस तरह से वहाँ का एरिया है, कैसा वहाँ का मौसम है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी वीडियोस को। पहले तो इसमें एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी टाइप थोड़ा सा बताया गया कि एक बच्ची है, रेणुका है, वो बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा क्या है, एक फोटोग्राफर हैं और वो वन्य जीव वगैरह मतलब कि जगह जगह जाकर फ़ोटो खींचते हैं। तो उसने इसमें ये दिखाया गया है कि इस फोटो के अंदर सभी तरह के मैदानी एरिया के, पहाड़ी एरिया के, या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस एरिया की सभी जगह के लोगों की फ़ोटो यहाँ दिखाई गई, जिन्होंने किसी तरह उन जैसे लोगों में आपको डिफरेंस इस फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है ना। जैसे बर्फीले एरिया के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म एरिया के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, मानव का पर्यावरण है, उसके साथ वो इंटरेक्ट, मतलब कि हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसके साथ इंसान कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। वहाँ के जीव जंतु हैं, वहाँ की जलवायु है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ कैसे वो गुजर बसर कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो भाई हमारे कुछ खास काम की नहीं है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से हमारे चैप्टर की, ठीक है ना। और इसके अंदर हम दो, अब इन्होंने जैसे बताया था, जैसे चैप्टर के नाम में शो किया गया है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण प्रदेश, है ना। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण प्रदेश, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे इसमें। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन से और उपोष्ण प्रदेश कौन से हैं और वहाँ कैसा एरिया है, कैसी वहाँ की जलवायु और वनस्पति है। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो पहले आ जाता है अमेजन बेसिन्स। अमेजन बेसिन यानी अमेजन बेसिन का मतलब हो गया अमेजन नदी का जो एरिया है, जो अमेजन नदी जहाँ से जाती है वो बेसिन बनाती है, उस एरिया के बारे में, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चले भाई शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। भाई किसी भी जगह को के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम मैप पर वो कहाँ है ना। मानचित्र में देखेंगे भाई उसको उष्ण कटिबंध क्यों कहा गया है ना। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। ये ध्यान रखिए, कर्क और मकर रेखा के बीच में, और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में है। अगर किसी ने भाई जो पहले की वीडियोस ना देखी हो, जहाँ पर मैंने ये अच्छे से आपके देशांत और अक्षांश के अंदर भूमध्य रेखा वगैरह सब अच्छे से क्लियर करवा रखे हैं, वो वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ही आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में 6th क्लास में उस तरह का सिलेबस दिया गया, उसके बाद आगे सिलेबस को बढ़ाया गया है। तो ये जो शुरू में दिया जाता है वो बेस होता है आपका, शुरुआती क्लासेस में जो सिलेबस होता है, ठीक है ना, जिस पर आप चढ़ के आगे की सीढ़ियाँ चढ़ के आप अपनी जो आगे पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई एक बार मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ। यहाँ आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में ये मैप दिया गया है, इसको देखिए। अमेजन नदी के बारे में बताया गया है। अमेजन नदी पे अब इन्होंने क्या कहा, भूमध्य रेखा। अब आपकी जो 0 डिग्री है ना, इक्वेटर, इसी को तो भूमध्य रेखा कहा गया। ये आपकी 0 डिग्री है। एक मिनट, ये बहुत मोटा चल रहा है। यहाँ ये आपकी 0 डिग्री है। अब इसके 10 डिग्री उत्तर ऊपर की तरफ और 10 डिग्री दक्षिण नीचे की तरफ, है ना। इस एरिया के बीच में जो है वो आपका क्या है, ये अमेजन बेसिन का जो ये एरिया आ गया, इसके अंदर इसी को उष्ण कटिबंध कहा गया है। अमेजन बेसिन को उष्ण कटिबंध नहीं कहा गया है। अमेजन बेसिन जो है वो तो आपके भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में आता है, इसलिए उष्ण कटिबंध एरिया बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो सूरज हमारा है, इसकी हीट जो है डायरेक्ट आती है ना। हमने क्या पढ़ा था कि उष्ण जो 0 डिग्री है हमारी भूमध्य रेखा है, वहाँ पर सूर्य की सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं आती है, सूर्य की रोशनी हीट सबसे ज़्यादा वहीं आती है, या तो कर्क रेखा पर और
मकर रेखा पर। जब हम उत्तर अयनात पढ़ा था, यानी कि उत्तर में कर्क रेखा पर और दक्षिण अयनात में मकर रेखा पर, है ना। तो ये क्या है कि इस एरिया के अंदर सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा आती है। तो ये एरिया आपका उष्ण कटिबंध एरिया है। तो अब इसको एक बार दोबारा देखिए ध्यान से। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ कि 10 डिग्री उत्तर, अब 0 से, अब कर्क रेखा आपकी कहाँ होती है, 0 से 23 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है। ये 0 है, 0 यहाँ से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का एरिया उष्ण कटिबंध बताया गया है। और इसके बाद जो इसके ऊपर वाला एरिया होगा ना, फिर 10 डिग्री से ऊपर, 10 डिग्री इसके ऊपर, 10 डिग्री के ऊपर इधर और 10 डिग्री के इधर, यह आपका उपोषण होगा। 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण के बीच का उष्ण कटिबंध, और फिर जो 10 डिग्री उत्तर में ऊपर और 10 डिग्री दक्षिण में नीचे का जो एरिया होगा ना, सारा नहीं, उसके आसपास 5 डिग्री के आसपास एरिया जो होता है वो आपका उपोषण होता है, यानी 10 से 15 और 10 से 15 इधर, ठीक है ना, ये आपका उपोषण आ जाता है, यानी कि उसके बाद का एरिया। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो अमेजन नदी जो है वो भूमध्य रेखीय हाँ जी, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं इसे, भूमध्य रेखीय प्रदेश भी कहते हैं, उष्ण कटिबंध प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा बीच की हमारी 0 डिग्री है, तो उसके 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, और आपकी जो 0 डिग्री है वो कर्क और मकर दोनों के बीच में आती है ना। और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, यानी इन्हीं एरिया के बीच में अमेजन नदी बहती है, ठीक है। यह पश्चिम से पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। अब यहाँ देखिए, इसको देखो, यहाँ बताया गया है, ये थोड़ा सा क्लियर कम आ रहा है। यहाँ देखिए, ये आपकी अमेजन नदी है, ये, ठीक है। तो ये यहाँ जो ये एंडीज और रॉक की पर्वत श्रेणियाँ है ना, एंडीज की ये पर्वत श्रेणी यहाँ से आती है ये नदी। अब नदी यहाँ से कैसे आएगी, क्योंकि तो गर्म एरिया है, यहाँ तो बर्फ भी नहीं जमती है ना, पहाड़ों पे तो बर्फ जमेगी, तो पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स है वहाँ से बर्फ पिघलती है धीरे धीरे, तो नदियों में पानी आता है। पर यहाँ तो इतनी गर्मी है, यहाँ पानी कहाँ से आया, समझने की बात है। तो फिर नदी कैसे बनी, और कह देते हैं कि तो जो अमेजन नदी है, कह देते क्या है भाई, अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मीन्स चौड़ी नदी है ना। तो इसमें इतना पानी है, चौड़ी जब भी होगी जब उसके अंदर पानी है, तभी तो चौड़ी बनी। तो वो इतना पानी आया कहाँ से अमेजन नदी में। तो जैसे हमने पहले हमारी वीडियोज़ में पढ़ा भी है कि ये जो हमारा एरिया है 0 डिग्री से 10 इधर और इधर, ये क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी आती है, बहुत ज़्यादा हीट आती है। और हीट आने से जो ये समुद्री एरिया है ना, यहाँ समुद्र है, तो हीट जब ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, गर्मी जब ज़्यादा होगी तो पानी क्या होगा, वाष्प बनेंगे, पानी के वाष्प बनेंगे ना, जल वाष्प बनेंगे, और वो ऊपर जाकर फिर आकाश में जाकर क्या होंगे, ठंडे होंगे, संघनित होंगे, फिर यहाँ बारिश होगी। तो इसलिए यहाँ रोज़ाना बारिश होती है, इस एरिया के अंदर क्या होता है, रोज़ाना बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि बस हमारे जैसे इंडिया में होती है 2-4 महीने बारिश होती है, ऐसे नहीं, यहाँ कंटिन्यूसली डेली बारिश होती है। तो वो पानी जो पहाड़ों पे गिरता है वो सारा पानी फिर इस नदी में आता है, ठीक है। समझ गए आप इस बात को कि यहाँ पानी कहाँ से आता है। तो इस एरिया में भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये जो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पहाड़ है इसके यहाँ पर, ये पहाड़ों से ये नदी निकलती है। और फिर छोटी छोटी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो, और भी, तो ऐसा तो नहीं ना भाई पहाड़ से एक ही नदी निकलेगी। अब ये तो एक नदी है, इसके अंदर अब और नदियों का पानी आके वो डाल रही है, तो इससे क्या होगा, ये बड़ी होती जा रही है ना। ये इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो इसके अंदर पानी डालती हैं, तो ये इससे इसकी पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये बड़ी नदी बन गई। और ये फिर क्या करती, जाके इधर महासागर में, जहाँ ये बताया गया अंध महासागर में ये मिल जाती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, पर्वतों से। और वो पहाड़ कैसे, भाई वहाँ वो एरिया ऐसा है जहाँ डेली बारिश होती है, क्योंकि ये क्या उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा पर है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना। तो वहाँ से जो इसके उत्तर अमेरिका है आपका, ये आपको इतना तो पता ही होगा, ये आपका जो कॉन्टिनेंट है ये उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका के अंदर है आपकी अमेजन नदी है, और एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज, और जो सबसे लंबी नदी है सबसे चौड़ी नदी है अमेजन, ये आपके उत्तर अमेरिका के अंदर आती है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से।
तो फिर अब इसको चलो यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन बेसिन आपका ये हो गया, यहाँ समझिए अच्छे से, ये जो एरिया है ना आपका, ये सारा जो ग्रीन ग्रीन इसमें दिखा रखा है ये आपका अमेजन बेसिन है। इस नदी ने ये एक एरिया कवर्ड कर रखा है, मतलब कि यहाँ इसमें ऐसा नहीं है सब पूरे एरिया में नदी फैली हुई है, इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ आ रही हैं, ये बड़ी नदी है। तो इसका जो मैदानी एरिया बन जाता है ना, इसके आसपास का एरिया है, उसे अमेजन बेसिन का नाम दिया गया है। और ये क्या कह रहा है कि ये जो नदी है, अब ये छोटी छोटी सारी नदियाँ जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो इसमें पानी डाल रही हैं, इसमें सहायता कर रही है ना पानी में, इसलिए तो इनको सहायक नदियाँ कहा गया। और फिर ये जाकर यहाँ महासागर में मिल जाएगी। तो ये सभी नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। और एक बात और इन्होंने कहा था मुहाना, तो जहाँ से नदी, जैसे ये नदी यहाँ आकर और यहाँ समुद्र में पानी छोड़ रही है अपना, मिल रही है इसके साथ, तो यहाँ जो बनाते हैं ये इसका मुहाना होगा। क्या होगा? मुहाना। जहाँ पर कोई नदी अपना पानी किसी अन्य जलराशि में मिल जाती है, जहाँ नदी आकर अन्य जलराशि में, अन्य जलराशि का मतलब जैसे समुद्र है, तो इस समुद्र में मिल रही है ना, यहाँ इस महासागर में मिल रही है, तो ये क्या हो गया, ये अन्य जलराशि में जहाँ मिल रही है तो ये यहाँ आके ये नदी खत्म हो जाएगी, इस महासागर में मिल जाएगी। तब यहाँ तो कोई स्पेसिफिक नहीं बचेगा ना कि हाँ यहाँ अमेजन नदी का पानी है, नहीं ना, महासागर में तो सारा पानी मिक्स हो जाएगा। तो ये जो नदी का मुहाना है ना, इसे ही, जो इस मुहाना है इसे, मतलब कि जहाँ नदी अपना पानी छोड़ रही है उसे ही मुहाना कहा गया है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए आप, ये नदी कहाँ से, इसमें थोड़ा रफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर ये नदी जो है ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला, तो यहाँ है देखिए, ये आपका पेरू है, ये आपका कोलंबिया है, इक्वाडोर है ना, ये इस तरह से, ये इन स्टेट से, मतलब कि ये जो देश है ना, स्टेट नहीं कंट्री है, ये आपकी उत्तर अमेरिका की कंट्री है। तो इन कंट्रीज से यहाँ तक इसका जो बेसिन है वो फैला हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से बह रही है, तो जहाँ से बहेगी वही तो उसके बेसिन्स में आएगा। तो ये सब इसके बेसिन्स में आ जाते हैं, अमेजन नदी के बेसिन्स के अंदर ये सभी कंट्रीज आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में ये अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें ध्यान से पढ़िए कि ये बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। ठीक है ना, ये नाम दिए गए इन स्टेट्स के, सॉरी इन कंट्रीज़ के। अभी आ जाते हैं हम जलवायु पर। भाई ये जो अमेजन नदी बेसिन्स का जो एरिया है, यहाँ पर जलवायु कैसी मिलती है, ठीक है ना, यहाँ का मौसम कैसा है, हम उसको पढ़ेंगे। भाई तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ अगर वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं जलवायु पर। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। हमने अभी देखा था ऊपर की भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री के 10 उत्तर 10 दक्षिण में है, तो आसपास ही हो गया ना। यहाँ पूरे वर्ष यहाँ क्या होती है, वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। गर्म कैसे भाई, सूर्य की रोशनी सीधी आ रही है, गर्म होगी। नम कैसे, जलवाष्प बन रहे हैं तो हवा में फिर वो ऊपर नमी हो जाती है, बारिश होती रहती है ना, साथ साथ जलवाष्प बन के ऊपर जा रहे हैं, फिर प्रेसिपिटेशन वापस बारिश हो रही है, तो वो क्या होगा, गर्म और नम। नम का मतलब यहाँ हो जाती है चिपचिपाहट भरी। जैसे हमारे यहाँ जब जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब मौसम होता है, अगस्त सितंबर में आपने देखा होगा बारिश होने के बाद कितनी ह्यूमिडिटी होती है ना मौसम के अंदर, कितनी नमी होती है, चिपचिपाहट होती है, तो वैसा मौसम वहाँ कंटिन्यू रहता है। हमें यहाँ 2 महीने निकालने मुश्किल हो जाते हैं, तो वो सोचो वहाँ साल के 12 महीने ऐसा ही मौसम रहता है वहाँ। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। आर्द्र का मतलब होता है नमी होना, उसके अंदर, मौसम के अंदर नमी, चिपचिपाहट होना, ह्यूमिडिटी होना। ठीक है, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिवर्ष वर्षा होती है, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष नहीं प्रतिदिन। इस प्रदेश में प्रतिदिन मतलब डेली वहाँ बारिश होती है, और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मनाया तब बादल बरस गए, कोई चेतावनी नहीं होती कोई, और वह वर्षा बिना किसी पूर्व चेतावनी के होती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होता है,
मतलब कि दिन में जो तापमान होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और आर्द्रता यानी नमी भी बहुत ज़्यादा होती है तापमान के अंदर, क्योंकि दिन में तो सूरज की रोशनी होती है तो गर्मी तो होनी है, उसके साथ साथ भाई बारिश होती रहती है तो चिपचिपाहट भी बनी रहती है, यानी कि आर्द्रता। और रात के समय तापमान कम हो जाता है, भाई सूरज रात के समय नहीं होता है तो तापमान तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पर जो आर्द्रता है ना, जो नमी है मौसम में, जो चिपचिपाहट है, वो वैसे ही बनी रहती है। ये तो वहाँ की जलवायु है। अगर आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ का मौसम कैसा होता है, वहाँ की जलवायु कैसे होती है। तो वहाँ गर्म मौसम होता है, तापमान हमेशा ज़्यादा होता है, बस रात के समय डाउन जाता है थोड़ा सा, वो भी कम, इतना नहीं कि ठंड हो जाए, नहीं, थोड़ा कम होता है, पर आर्द्रता होती है वो कंटिन्यू बनी रहती है। और वहाँ डेली बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। और क्यों होती है, रीज़न क्या है डेली बारिश होने का, कि वो भूमध्य रेखा पर है जहाँ सूरज की किरणें सीधी जाती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, तो समुद्रों का जो पानी है आसपास का वो क्या होता है, वाष्प बनते हैं, और वाष्प बनने पर क्या हो जाता है, फिर भाई ऊपर जब जलवाष्प बनेंगे, गर्मी ज़्यादा होगी तो ऊपर जाकर फिर वो बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी। तो इसलिए इस तरह से वहाँ डेली जो अपना वाटर साइकिल है वो चलता रहता है। अब आ जाते हैं वहाँ के वन, वहाँ पर किस तरह के वन मिलते हैं, पेड़ पौधे वहाँ किस तरह के मिलते हैं, आपको ये देखना है। वर्षावन, वर्षावन क्यों भाई, क्योंकि वहाँ बारिश होती रहती है तो वहाँ वर्षावन ही मिलेंगे, वहाँ वैसे ही तो वनस्पति या पेड़ पौधे मिलेंगे। अब सूखा एरिया है जहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ अलग तरह की वनस्पति होती है, पहाड़ों में अलग तरह की वनस्पति है, वनस्पति का मतलब यहाँ पेड़ पौधों से हो जाता है, वहाँ अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। और जहाँ बारिश कंटिन्यू हो रही है तो वहाँ क्या होगा, पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि पेड़ों को सबसे ज़्यादा तो ग्रो करने के लिए तो क्या चाहिए, बारिश, पानी, और ऊपर से वहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा है तो उनको सब चीज़ें मिल रही हैं, है ना। तो देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन का मतलब होता है बहुत गहरे। ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। चलो पहले इसी को समझते हैं। देखिए, एक मिनट यहाँ दिखाए हो नहीं, यहाँ कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो पेड़ होते हैं ना, आपको मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं, यहाँ जो पेड़ होते हैं ना वो बहुत लंबे लंबे होंगे, ठीक है, नहीं बन रहा भाई। यहाँ के जो पेड़ हैं वो क्या होंगे, बहुत लंबे होंगे और बहुत भारी होंगे और आसपास होंगे एकदम। पेड़ एक दूसरे में बस पत्तियां है ना पेड़ों के ऊपर इतनी गहरी होंगी कि एक दूसरे में पेड़ फंस जाएंगे, पेड़ की टहनियाँ आपस में फंसी होगी ऊपर, बहुत घने पेड़ होंगे। तो उन पेड़ों में से सूरज की रोशनी पार नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर ये नहीं सिर्फ इसी लेवल के पेड़ होंगे, इसके बाद यहाँ और वनस्पति होगी, यहाँ तक इस लेवल में एक और वनस्पति पेड़ पौधे और होंगे, यहाँ और छोटे पेड़ होंगे, उसके नीचे फिर और घास फूस और कुछ होगा। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ना उनकी भी 2-3 लेयर्स होंगी। पहले सबसे बड़े पेड़ जो सबसे ऊपर होंगे, उसके नीचे फिर थोड़े छोटे पेड़ मिलेंगे, उसके नीचे फिर और झाड़ियाँ टाइप पेड़ होंगे, और उसके नीचे घास फूस, इस तरह से 3-4 लेयर्स में पेड़ होंगे वहाँ। तो क्या होगा, सूरज की रोशनी तो आ ही नहीं सकती नीचे, पहले ऊपर ही इनमें मतलब कि कवर हो जाएगी, जो जरा बहुत आएगी तो नीचे और पेड़ पौधे हैं वो उसको वहीं रोक देंगे, है ना, नीचे नहीं आने देंगे। तो वो यही बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ जो है ना इतने सघन वन है कि इनकी पत्तियों की जो पत्तियाँ और टहनियाँ है ना वो आपस में इस तरह फंसी हुई छत के जैसे कवर बना रखा है कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाती है। तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाएगी तो ये क्या होगा, यहाँ भाई एकदम नम, इन्होंने क्या कहा है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित, मतलब कि यहाँ की जो नीचे जो जमीन है ना वो क्या होगी, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो प्रकाश रहित। अब धूप नहीं जाएगी तो वहाँ नमी तो बनी रहेगी, क्योंकि धूप पहुँचती है, रोशनी पहुँचती है सूरज की, तभी तो वो नमी वहाँ की जो नीचे है वो सूखती है ना, सूख जाती है। पर नमी सूखेगी नहीं, कैसे नहीं सूखेगी, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू तो बारिश हो रही है, वो पानी गिर रहा है और धूप पहुँच नहीं रही है, तो वहाँ हमेशा नमी बनी रहेगी। और केवल यहाँ वही वनस्पति पनप सकती है, वो ही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। अब धूप नहीं आ रही है तो वहाँ छाया ही रहेगी पेड़ पौधों में, नीचे ऊपर वाले जो पेड़ हैं उन तक तो धूप पहुंचेगी, पर वो उस धूप की जो सूर्य की रोशनी है उसे नीचे नहीं पहुंचने देंगे ना, तो वो नीचे वही वनस्पति पनपेगी जो छाया में रह सकती हो, ठीक है ना, छाया में पनप सकती हो, वो ही हो सकेगी। अब देखिए, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं, आर्किड और ब्रोमिलाइड। अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ के जो पेड़ है ना, अभी ध्यान से देखिए, अब पेड़ की टहनियाँ भी है ना वो कैसी दिख रही है, देखो
इन पर ये क्या है, फफूंद सी हरी हरी काई टाइप है ना, घास सी, छोटे छोटे घास सी उगी हुई है। तो ये क्या है, एक तरह से पैरासाइट्स हैं। ये पौधे ऐसे हैं, परजीवी हैं ये क्या है, ऐसे पौधे उगते हैं जो दूसरे पौधों से पोषण लेते रहते हैं, ठीक है ना। इन्हें धूप की या किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, ये पेड़ पौधों से ही न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे ग्रो करने के लिए, मतलब कि अपने आप अपना विकास करने के लिए। जो ऑलरेडी पेड़ है जिसके ऊपर ये फैल रहे हैं उसी से पोषण ले लेंगे। तो इन्हें क्या कहा गया, परजीवी पौधे, जो दूसरों पर रहकर जीवित होते, परजीवी, ठीक है। तो इस तरह के पौधे यहाँ मिलेंगे आपको, और इनके नाम क्या है, आर्किड और ब्रोमिलाइड। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको पता होनी चाहिए। ये परजीवी पौधे हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरह से बनेंगे कि भाई जो परजीवी पौधे आपको अमेजन बेसिन्स में या उष्ण कटिबंधीय एरिया में मिलते हैं तो उनके नाम क्या है, ऑप्शन में 4-5 नाम दे दें तो आपको पता होना चाहिए उनके नाम क्या है। चलिए भाई आगे चलते हैं। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जो पेड़ वर्षावन है ना, वर्षावन मतलब कि जो हमने अभी ये देखे हैं, ये वनस्पति उष्ण कटिबंधीय एरिया में होते हैं। और ये क्या होती है, सदाबहार हरे वन होते हैं। यहाँ जो हम पढ़ते हैं सदाबहार वन, सदाबहार हरे वन जो होते हैं वो यही होते हैं, सदाबहार, वर्षावन, हरे वन, इस तरह से नाम आता है इनका। तो ये हमेशा हरे रहते हैं, कभी भी एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं ये पेड़, यहाँ की वनस्पति, ठीक है ना, हमेशा हरी भरी रहती है ये। तो यहाँ क्या होती है, प्राणी जात मतलब यहाँ बहुत तरह के जीव मिलते हैं, उनकी प्रचुरता होती है, ठीक है ना। जैसे टुकन, नाम बताए हैं ये भाई यहाँ के प्राणियों के, यहाँ के जो जीव जंतु उनके। गुंजन पक्षी जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं हम इंग्लिश में, हम रंगीन पक्षती वाले पक्षी, यानी जिनके पंख, पक्षती मतलब जिनके फेदर्स होते हैं ना, पर होते हैं पंख वगैरह, वो बहुत ही सुंदर होते हैं। भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। जो हम अपने इंडिया में देखते हैं उन पक्षियों से बहुत ही अलग, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है जो हमारे तोता मैना हमने देख लिए, कबूतर चिड़िया, इनसे मिलते जुलते नहीं होते, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं वो, क्योंकि वहाँ की वनस्पति डिफरेंट है, वहाँ की जो फिजिकल जो वहाँ का ज्योग्राफिकल रीजन है वो अलग है, वहाँ की कंडीशंस अलग हैं। वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा एरिया क्या है, पेड़ों से ढका हुआ है। फिर प्राणी जात, जो प्राणी है वहाँ उनकी मतलब कि जीव जंतु, कीटाणु वगैरह, जो कीट पतंगे वगैरह, उनकी अलग तरह की वहाँ नस्ल है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग, जैसे अब उनको खाने के लिए ज़्यादा अंदर तक, पक्षियों को भाई अंदर तक चोंच मार के निकालना पड़ता है, उनकी चोंच लंबी, जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है या जैसे जहाँ आप रहते हैं उसी भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी ढलने लग जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ उसी तरह के आपको पक्षी मिलेंगे। प्राणियों में, अब ये तो थी पक्षियों की बात, अब आ जाते प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपियर, यानी कि टैपिर एक ऐसे जीव है जो चींटियों को खाते हैं, ठीक है ना। टैपिर देखिए ये यहाँ दिखाया गया, ये है आपका टैपिर जो ये चींटियों को खाता है। इसकी चोंच ऐसी लंबी है तो चींटियों का जो बिल होता है वहाँ जाके सारी चींटियों को खा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, कहाँ, आपके उष्ण कटिबंधीय एरियाज में जो सदा हरे भरे वन रहते हैं, अमेजन बेसिन्स के एरिया में, ठीक है। और आपको यहाँ सांप, सरीसृप, एक मिनट, हाँ जी, कि विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। जो सांप है ना, वहाँ बहुत तरह के सांप मिलेंगे भाई, इतना हरा जंगल है, इतना पानी है, तो क्या जीव जंतु तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो बहुत तरह के सांप मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सांपों की प्रजातियां वहाँ पाई जाती हैं, जैसे मगर हो गया, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। अब आपने एनाकोंडा फिल्म मूवी है जो वो देखी होगी, वो कहाँ, मेनली अमेजन बेसिन्स पे ही बनाई गई है ना, तो वहाँ मतलब कि इस तरह के बड़े बड़े सांप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ जो आपने ना देखे ना, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ जो होती है जीव जंतुओं की, वो आपको पेड़ पौधों की भी, जीव जंतुओं की, पक्षी वगैरह सब इंक्लूड हो गए उसके अंदर, सांप वगैरह आपके सब, वो आपको वहीं मिलेंगी अमेजन बेसिन्स में, ठीक है। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य मतलब मछलियाँ, जो मांस खाने वाली मछलियाँ होती है ना, पिरानाज जिनको बोलते हैं, वो भी आपको वहीं मिलेंगी। मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाएगी। भाई वहाँ कंटिन्यूसली पानी चलता रहता है ना, बारिश और ताज़ा पानी होता है। सीधी सोचने वाली बात है, क्योंकि डेली बारिश हो रही है तो पानी रोजाना उसमें आ रहा है। ऐसा नहीं पानी वहाँ एक जगह ठहरा, समुद्र जैसा पानी थोड़ी जो ठहरा हुआ है, ताज़ा पानी आता रहता है डेली। तो क्या होता है, तो वहाँ नई नई तरह की नस्ल की आपको मछलियाँ मिलेंगी।
इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब कि जीवों की विविधता के कारण ये भरा हुआ है, ये बेसिन्स जो हैं, ये बेसिन्स भरे हुए हैं जीवों की विविधता से। ठीक है, अब चलते वर्षावन के निवासी। अब हमने मौसम पढ़ लिया, पहले तो हमने देख लिया भाई कहाँ तक ये नदी फैली है, फिर हमने मौसम को पढ़ा भाई कैसा वहाँ की जलवायु है, मौसम है, कैसे वहाँ के वर्षावन है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे, वहाँ कैसे जीव जंतु मिलते हैं। और अब आ जाते हैं कि वहाँ के निवासी, वर्षावन के निवासी, उस एरिया में जो पेड़ पौधे, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो वर्षावन, वहाँ कैसे लोग निवास करते हैं, क्या कुछ खाते पीते कैसे रहते हैं, उनको हम पढ़ते हैं भैया। तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करते हैं लोग भाई, खेती भी करते हैं, फसलें उगाते हैं अपने लिए, भाई जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आदिवासी लोग मिलेंगे भाई, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं, तो वो अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए भी खाना तो सबको चाहिए। तो खाना खाने के लिए वो क्या करते हैं भाई, पेड़ों को काटते हैं, एरिया को साफ करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे पेड़ों को काट दिए बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ हाय लगी हुई है कि मेरी ज़मीन, ऐसा वहाँ कुछ नहीं। वो अपने लिए थोड़ा सा एरिया साफ कर लिया, पेड़ पौधे काट के वहाँ का एरिया साफ करके वहाँ फसल उगाते हैं, 2-4 साल वहाँ उगाते हैं। जब वहाँ को उपजाऊपन खत्म होने लगता है, उस एरिया को छोड़ के फिर आगे चले जाते हैं। जिसे कर्तन और दहन फसल, मतलब आपकी जो कृषि की एक टाइप है कर्तन और दहन, उसकी तरह भी कटिंग करेंगे, उसको जलाएंगे और फिर वहाँ खेती करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी से मछली पकड़ते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं, और जबकि महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। यहाँ की महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। मतलब ये उनकी जो फसल है ना, जो खाना खाते हैं, उसमें आ जाता है टेपियोका, अनानास और शकरकंद। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वहाँ की मुख्य फसलें हैं। ठीक है ना। कहाँ की, अमेजन बेसिन्स की। क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे, कोई अलग से कुछ बन के नहीं आएगा क्वेश्चंस में। जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना, यहीं से उठते हैं क्वेश्चंस। आपको यकीन ना हो तो आप अपने पुराने जो एग्जाम है उनको देख सकते हैं, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनको आप एक बार चेक कर सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बने हुए हैं एनसीईआरटी से। महिलाएं क्या करती है भाई, फसलें उगाती हैं। अब क्या होता है, मछलियाँ जो है, मछलियों का शिकार, ऐसा नहीं कि उनको रोजाना मछलियाँ मिल जाए, कभी ना भी मिले, तो जब मछलियाँ मिलना अनिश्चित होता है, तो ऐसे में महिलाएं अपने द्वारा उगाई गई साग सब्जी, जो खेतों में साग सब्जी उगा रखे हैं ना, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। और कर्तन दहन कृषि का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। तो इनका मुख्य आहार क्या है, मैनियोक, और उसे कसावा भी कहते हैं। तो उसी का पर्यायवाची नाम हो गया मैनियोक का कसावा। ये यहाँ दिया हुआ है कसावा। ठीक है, ये क्या है, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये जो कसावा है ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, और ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। ध्यान रखिएगा, चींटियों की रानी और उनके अंडे वगैरह भी ये खा जाते हैं भाई। ये तो भाई पता नहीं क्या है। ठीक है, तो चींटियों की रानी और अंडकोश भी खा जाते हैं ये। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें, अब इनको ये बेचने के लिए उगाते हैं भाई, जिससे इनकी इनकम हो, कमाई हो। तो इनकी नकदी फसलें कौन सी हैं, कॉफ़ी, मक्का और कोको। ये ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें उगाते हैं। नकदी फसल वो होती है जिसको आप मार्केट में बेच कर अपनी इनकम करते हैं। ठीक है, और ये जो मुख्यतः खाते हैं वो उनका अनानास, शकरकंद और मैनियोक, कसाव जैसे आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। एक तरह से पौधे जैसे हम आलू जमीन के अंदर निकलता है ना, उसी तरह से इनका कसावा है, वो इस तरह की फसल है कि वो मिट्टी के अंदर नीचे निकलती है। अपना आलू, इनका कसावा मुख्य फसल है जिसको ये रोजाना खाते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। भाई पेड़ इतने ज्यादा है तो लकड़ी तो होगी, ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते जैसे वाले घरों, छप्पर के घरों में रहते हैं। भाई कुछ ऐसे मकान होते हैं छप्पर टाइप, घास फूस की झोपड़ियां से बनी हुई है, और जबकि कुछ मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। अपार्टमेंट जैसे घरों का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स वगैरह है, इस तरह के अपार्टमेंट नहीं होते हैं। हाँ, वो झोपड़ियों से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है। जंगल के अंदर आप सोच लीजिए किस तरह के होंगे, पर जैसे कि झोपड़ियों में भाई 1-2 कमरे जितने एरियाज में बना लीजिए, और मलौका होंगे वो बड़ी फैमिलीज के लिए काफ़ी बड़े होंगे। ठीक है, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। तीव्र ढाल वाली मतलब जैसे कि इस तरह की छत नहीं होती मकानों की, जैसे हम बनाते हैं इस तरह से करके झोपड़ियाँ अपनी, इस तरह से कुछ होती है ना, तो इस तरह की उनकी छत होती है। और ऐसी छत वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी
जैसे वहाँ बारिश डेली होती है तो बारिश का पानी जल्दी से नीचे आ जाए। तो वहाँ के घरों की छत की स्पेशलिटी क्या है कि वो तीव्र ढाल वाली है। अमेज़न बेसिन का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। वहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं उनका जीवन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। भाई चेंज तो सब में आता है टाइम टू टाइम। पुराने समय में वन के अंदर जाने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पहले क्या था, जब हम इन जंगलों के अंदर जाना होता था नदियों के सहारे जाते थे भाई, अपनी बोट शिप्स वगैरह लेके। पर 1970 में ट्रांस अमेज़न मार्ग महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। पर भाई 1970 के अंदर ट्रांस अमेज़न महामार्ग मतलब कि ट्रांस महामार्ग का मतलब हो गया कि अमेज़न के जो जंगल हैं उनके आर पार, यानी कि ये सारा जंगल है आपका, ये समझ लीजिए जंगली एरिया, तो इसके आर पार बिल्कुल ये इस कंट्री से लेकर इस कंट्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाए, बीच में जितना भी अमेज़न एरिया सारा सबको कवर पार करते हुए, सब उसको कम्प्लीटली कवर करते हुए एक महामार्ग यानी हाईवेज बना दिए हैं। ठीक है ना, कंप्लीट हाईवेज बना दिए गए हैं। तो अब क्या हो गया, आप अमेज़न बेसिन्स में जो अमेज़न के वर्षावन है वहाँ आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए किसी भी स्थान पर पहुँचना संभव हो गया है। और अनेक स्थानों पर तो हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया जाता है। उनके लिए भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के लिए भी हेलीपैड्स वगैरह बना दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा। सीधी सी बात है भाई, जब उनके अंदर जाकर आप किसी के एरिया में जाकर कुछ काम कर रहे हो तो उन लोगों को तो बाहर आना ही पड़ेगा, है ना। अब उन्होंने अपने पौराणिक तरीके से खेती कर, जो वहाँ रहते थे कंटिन्यूसली वहाँ रह रहे थे भाई शुरुआत से। अब कोई भी है, चाहे हम हैं चाहे वो लोग है, चाहे कोई भी, सबको अपनी मातृभूमि से प्यार होता है भाई। जहाँ आप पैदा हुए हो और बड़े हो रहे हो, या वहाँ से आपका कितना लगाव हो जाता है ना। तो उस एरिया को छोड़ना, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पर उस एरिया को आप कभी नहीं, उस जगह को आप कभी नहीं भूल पाते हो। तो इसी तरह से ये आदिवासी लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इनके लिए तो इन्होंने तो वो ही सीखा है ना, तो इन्होंने खास पढ़ाई की, उन्होंने तो वो ही कुछ सीखा है ना कि वहीं खेती करना खाना, उनके लिए तो उनका जंगल ही उनका घर था। अब उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अब जब उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, बिल्डिंग्स नहीं सॉरी हाईवेज बन रहे हैं और पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो क्या होगा, उनको उस एरिया से तो हटना पड़ेगा ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ उनको वहाँ से बाहर निकाला गया है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। अब हाईवे बना है, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों के लिए हेलीपैड्स बनाए, या और कुछ भी एक्टिविटी उसके अंदर हो रही है, तो उसके लिए क्या पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है ना, जगह को साफ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, अब हाईवे बना रहे तो उसके लिए मटेरियल्स भी जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या जगह की जरूरत पड़ती है। पेड़ पौधों को काटा गया है, वहाँ के जो जीव जंतु हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ा है, पेड़ पौधों को नष्ट किया गया, और वहाँ के जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ा है। तो ये सब चीज़ें उन पर असर डालती हैं। अब क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ देखो शो किया गया है, आप एक बार देखिए, यहाँ अच्छे से देखिएगा एक बार। पहले इतना एरिया कवर था, फिर उसके बाद ये इतना एरिया कवर है, उसके बाद अब ये इतना एरिया हो गया है। तीनों को एक साथ देखें, पहले ज़्यादा था, फिर आधा हुआ, फिर उससे भी कम। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कटते जा रहे, पेड़ लुप्त हो रहे हैं ना। और कहा क्या जाता था कि विश्व के फेफड़े किसको कहा जाता है, अमेज़न के वर्षावनों को ही विश्व के फेफड़े कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी। और ये जो हमारी एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का लेवल कंटिन्यू बना, जो संतुलन बना हुआ है ना हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन का, उसको बैलेंस करके रखती है, उस संतुलन को बनाए रखती है ये ऑक्सीजन। ऐसा तो नहीं है कि बस यहीं से ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन तो हमें हर काफ़ी जगह से मिलती है, पर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बड़ा योगदान देते हैं ये वर्षावन ऑक्सीजन में। अब ये कटते जाएंगे, पेड़ जितने कम होंगे, ऑक्सीजन कहीं और से नहीं आ रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है हमें ऑक्सीजन। ठीक है ना, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं उसे पेड़ पौधे इनहेल कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को वो छोड़ रहे हैं, और वो ही ऑक्सीजन हम सांस लेने के जरिए अंदर लेते हैं ना, हमारी मदद करती है सांस लेने में। तो ये ऑक्सीजन कम होती जा रही है। और इसमें क्या बताया गया है कि आप देखेंगे कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। ऑक्सीजन तो कम हो ही रही है, मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जा रही है, सघन वन बंजर भूमि में बदल गए हैं। अब पेड़ पौधों को काट दिया गया है तो वहाँ के जो सघन वन थे वो क्या हो गए, उनके नीचे जमीन जो बंजर हो गई है। ये तो था भैया आपका अमेज़न बेसिन के बारे में। और अब आ जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के जीवन, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसके बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। अब वहाँ लोगों का जीवन, वहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। अब ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आपको मिलती हैं आपके भारत में, है ना। तो भारत में कौन से एरिया में जाती है इस मैप में देखिए अच्छे से। ये गंगा नदी है, यहाँ से निकल रही है,
और ऐसे जा रही है यहाँ, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ आपके पहाड़ है। तो पहाड़ों से हमारी ये नदियाँ ये कहाँ से निकलती है? पहाड़ों से। और हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों को पानी कैसे मिलता है? क्योंकि यहाँ के पहाड़ों पर ग्लेशियर्स हैं, बर्फ जमी हुई है जो धीरे धीरे पिघलती रहती है और वो पानी आपके नदियों में आता रहता है। इससे ये कंटिन्यू सदा, इनको जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं इनको बारहमासी या सदा नीरा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हमेशा पानी आता रहता है, सदा नीरा इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलती रहती है और पानी आता है। और जब बारिश होती है तो बारिश के मौसम में इन नदियों में हमेशा बाढ़ आती है ना, इनका जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ता है इनका जल स्तर? क्योंकि बारिश का जो पहाड़ों में जो बारिश का पानी होता है वो भी नदियों में आ जाता है। और फिर छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ जो अपना पानी इनमें कंट्रीब्यूट करती रहती हैं, जैसे छोटी छोटी सहायक नदियाँ, यमुना है और बहुत सी नदियाँ हैं, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी नदियाँ यहाँ से इसमें गंगा नदी में अपना पानी छोड़ देती हैं और फिर गंगा नदी आगे जाकर यहाँ पर आपके बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के इस एरिया में, और ये जो एरिया है ना यहाँ से आपके चीन के इस तिब्बत वाले एरिया से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश से और असम में ये इधर अंदर अपने इंडिया में एंटर करती है। और इसमें भी 2-3 सहायक नदियाँ जैसे लोहित है और भी कई नाम है नदियों के, वो सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र और फिर गंगा नदी यहाँ मिलकर अपना मुहाना बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ से वो बंगाल की खाड़ी में, देखिएगा यहाँ वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। इतना ये वाला, इधर वाला आपके गंगा का और इधर आपका ब्रह्मपुत्र का, और यहाँ दोनों मिलकर क्या बना दिया इन्होंने? डेल्टा। तो इसी को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपका गंगा नदी का मैदान और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर कौन से नदियों के मैदान मिलते हैं? बेसिन्स हैं जो, वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन हैं, और दोनों ही नदियों में उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हेल्प कर रही हैं। और फिर वो दोनों नदियाँ एक जगह यहाँ आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इस एरिया में मिलकर अपना जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और एक बात और, अभी जैसे हमने उपोषण, अब वो तो उष्ण कटिबंधीय एरिया था, अब ये उपोषण है। उपोषण कैसे? वो तो था आपका, उसमें बताया गया था कि इक्वेटर के बल्कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा उससे 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में। और हमारे इंडिया से तो कर्क रेखा होके जा रही है ना, तो कर्क रेखा आपकी कहाँ है? 23.5 डिग्री है। तो कर्क रेखा के आसपास वाला जो एरिया होता है ना, कर्क रेखा के आसपास वाला जो एरिया होता है वो ही आपका उपोषण होता है। उष्ण कटिबंध से थोड़ी कम गर्मी होती है, थोड़ी कम सूर्य की रोशनी यहाँ आती है, थोड़ी कम, ठीक है ना। और ये क्या होता है? आपका उपोषण वाला एरिया होता है, इसी को उपोषण कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम इसको। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। जैसे मैंने आपको बताया, यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है भाई। आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कर्क रेखा के आसपास और मकर रेखा के आसपास भी ऐसा ही होता है, नीचे की तरफ दक्षिण में। पर हमारा जो इंडिया है और जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ये आपके कर्क रेखा के आसपास है ना, और वो नीचे आपके दक्षिण में कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। तो हम अभी कर्क रेखा के आसपास का एरिया जो अपना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को पढ़ रहे हैं। तो ये 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये आपकी कर्क रेखा 24 डिग्री। अब 10 से लेके, ये समझिए 10 से लेके यहाँ से और 30 यहाँ आ जाएगा आपका, 30 यहाँ नहीं, 30 का जैसे आपका ये 32 है तो यहाँ आ जाएगा आपका 30, समझ लीजिए। तो इस एरिया में ये आ जाता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का बेसिन। समझ में आया होगा आपका कि आपके कर्क रेखा के आसपास हो जाता है ये कर्क रेखा और इसके आसपास का एरिया। चलिए भाई यहाँ आ जाते हैं वापस। अब यहाँ सहायक नदियाँ दी गई हैं, देखिएगा। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ। अब ये नदियाँ आपकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ, ध्यान रखिएगा इनके नाम। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में अपवाहित हो जाती हैं, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी इसी में अपवाहित हो जाती हैं। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी भी सहायक नदियाँ और गंगा की सहायक नदियाँ सभी मिलकर ये बेसिन्स को बनाती हैं, जो ये एरिया बनता है, ठीक है ना।
गंगा ब्रह्मपुत्र में के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। अब ये देखिए, ये पहाड़ है, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, यहाँ से नदियाँ निकल रही है ना। तो अब इन नदियाँ यहाँ से निकलेंगी तो ये भी तो इसका एरिया हो गया ना। नदी यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ पहाड़ों से, यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में यहाँ भी तो पहाड़ है, यहाँ से नदी आ रही है। तो इन पहाड़ों में भी तो नदियाँ निकल रही हैं, तो पर्वतीय मैदान भी हो गए। हिमालय के गिरिपाद इन्हीं को बोला गया है। पहाड़ों से जो जब नदी निकल रही है तो उस एरिया को गिरिपाद। सुंदरवन डेल्टा, ये सुंदरवन डेल्टा जहाँ ये मिल रही है, यहाँ बना रही है मिलकर, मुहाने पर जो डेल्टा बना रही है ना पश्चिम बंगाल में आपका और बांग्लादेश के इस एरिया में, तो ये क्या है आपका सुंदरवन डेल्टा। और ये जो है ये इसका मैदान है। तीन बातें कही हैं इन्होंने, हिमालय के पहाड़ों के गिरिपाद, जहाँ पहाड़ों से नदियाँ निकल रही हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं, वो गिरिपाद वाला एरिया। फिर मैदानी एरिया में जहाँ एंटर कर रही हैं वो मैदान। और जो ये मुहाना जहाँ नदी का, जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिल रही है और यहाँ जो ये डेल्टा बना रही है इसको सुंदरवन डेल्टा, ये सब चीज़ें ये बना रही हैं। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ये बेसिन्स, ये जो बेसिन्स है इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन्स में ये पहाड़ों के गिरिपाद, ये मैदान और ये डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है, ये इसकी विशेषताएं हैं। और इस मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं, ठीक है ना, चाप झील। अब चाप झील आपको मैं बताऊं आप क्या होती है। देखिए जैसे ये नदी है, अब नदी मैदानी एरिया में आ जाती है तो इस तरह से विसर्प टाइप में बहती है ना। मैदानी एरिया में आके नदी ऐसे विसर्प टाइप में बहती है, ऐसे इस तरह से। ऐसी तो नहीं नदी सीधी जाएगी, जहाँ भी नदी को जगह मिलेगी तो टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। तो अब जब ये नदी ऐसे बहती है, जब पानी का लेवल ज़्यादा होता है, अपने साथ गाद मिट्टी ले आती है, तो वो नदी सीधी ऐसे बहने लग जाती फिर। तो ये जो एरिया है ना, ये उधर वाला एरिया जो बच गया वो क्या हो जाएगा, कट जाता है। ये वाला एरिया कट गया, यहाँ से कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मिट्टी ऊपर से भी स्पीड तेज है, पानी ज़्यादा ले आई कभी, तो क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी गाद मिट्टी जमा हो जाएगी, तो पानी उधर नहीं जाने पाएगा। नदी फिर यहाँ से नदी अपना रास्ता चेंज कर लेगी। ये तो फिक्स नहीं है कि नदी उसी रास्ते से बहती रहेगी। जैसे रास्ता चेंज हो फिर वो यहाँ से बहने लग गई, तो क्या होगा, ये अब यहाँ से बह रही है तो ये एरिया अलग से कट जाएगा ना। इसी को चाप झील कहा, क्योंकि इसका जो शेप है वो ऐसे चाप की तरह दिखाई देगा, है ना। तो ये ही आपकी चाप झील बन जाती है इस तरह से। यह अभी आपका एक टॉपिक बचता है जो हमने पीछे क्लास 7 की एक चैप्टर में है, ये बचा हुआ है, ये मैं करवाना भूल गई थी। इसको भी मैं एक छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाऊंगी भाई नदियाँ कैसे स्थलाकृतियाँ वगैरह बनाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये हमारे इन बेसिन्स की विशेषताएं हैं कि चाप झील बनाती है, मैदान बनाती है, गिरिपाद बनाती है और डेल्टा बनाती है, ये नदियों के बेसिन्स। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। हमें पता है इंडिया की जो जलवायु मानसूनी है, तो इसलिए मध्य सितंबर के बीच यहाँ क्या होती है, जून से सितंबर तक वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। इंडिया में सबको पता है, हमारे इंडिया में भैया ऐसा मौसम है, मानसूनी है, तो यहाँ गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ठंड होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब कि भाई जैसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति अभी हमने पढ़ लिया, तो जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। जैसे जनसंख्या का डिवाइड हो रखी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो जो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बसने के लिए प्रतिकूल, मतलब अच्छे नहीं है ना, प्रतिकूल। वहाँ क्या है भाई, आराम से लोग नहीं रह सकते। वहाँ का जो वेदर है वो बहुत हार्श है, बहुत मौसम मुश्किल मौसम है, वहाँ का टफ है, वहाँ नहीं रहा जाता क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, पहाड़ी एरिया है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र है, भाई गंगा नदी जो पर्वतों से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो पर्वतीय एरिया से आती है, वहाँ लोग कम रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ प्रवास कर जाते हैं, कहाँ आके बस जाते हैं, मैदानी एरिया में। यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। जैसे हमें पता है कि नदियों के किनारे की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ फसलें उगाने के लिए अच्छी है, समतल भी होती है और उपजाऊ भी, क्योंकि वहाँ नदियाँ क्या करती हैं अपने साथ भाई उपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ परत बिछाती रहती हैं। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। भाई जहाँ ज़्यादा पानी होगा धान वहाँ होगा, तो चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ ज़्यादा जल मिलता है, तो यहाँ धान की खेती अच्छे से की जाती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा,
गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। नकदी मतलब जिनको बेच के इनकम की जाए, बाजार में जिनको बेचा जा सके, जिससे आपकी इनकम हो। तो ये क्या आपकी गन्ना जूट जैसी नकदी फसलें होती हैं। गेहूँ मक्का ज्वार जिसको भी लोग खाते हैं, खाने पीने के लिए उगाते हैं ना। यहाँ के मैदान के कुछ क्षेत्रों में केलों के बाग भी देखे जाते हैं। केलों के बाग भी, केले उगाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बाग, क्योंकि पहाड़ी एरिया है वहाँ पर, वहाँ का जो मौसम है वो चाय की खेती के लिए अनुकूल है, अच्छा है। तो वहाँ क्या है, पश्चिम बंगाल और असम में चाय। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखिएगा कि हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स है वहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाती है, कौन सी नकदी फसलें उगाई जाती है। असम और पश्चिम बंगाल में चाय की खेती के लिए अच्छा मौसम है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन, यानी कि सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है, ठीक है ना। सिल्क के कीड़ों का पालन किया जाता है इन्हीं एरियाज में। जो हमारे शहतूत का पौधा होता है उसकी पत्तियों पर सिल्क के कीड़े, जैसे मलबरी सिल्क बोलते हैं, जिस मलबरी के पत्तों पर सिल्क के कीड़े होते हैं, वो सिल्क के कीड़े जो होते हैं उनको खाते रहते हैं, पीछे सिल्क का रेशा छोड़ते हैं। तो यहाँ सिल्क के कीड़ों का भी संवर्धन किया जाता है, जिससे सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। भाई वेदिकाएं बना के फसलें उगाई जाती है। जो अब हम कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से वेदिका वगैरह के बारे में बताएंगे। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता मिलती है। अब जैसे जैसे हमारी वहाँ की आकृतियाँ, जैसे पहाड़ी एरिया आता है, मैदानी एरिया आता है, डेल्टाज आते हैं, तो वहाँ डेल्टाज में अलग वनस्पति यानी अलग तरह के पेड़ पौधे हैं। मैदानी एरिया में हमारे अलग तरह के पेड़ पौधे, और पहाड़ों में जो एरिया है नदियों के बेसिन्स में, तो पहाड़ों में अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मैदानी एरिया जो आ गया वह सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय एरिया में जो पेड़ होते हैं, पर्णपाती मतलब जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है ना, वो वन मिलते हैं। सागवान, साखू, पीपल के साथ साथ पर्णपाती वन भी मिलते हैं हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी एरिया में। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। बांस के झुरमुट यानी बांस के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। और जो डेल्टा वाला एरिया होता है ना, जहाँ नदियाँ अपना मुहाने पर, जहाँ नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, महासागरों में मिलता है, जहाँ वो डेल्टा बनाती हैं, तो उन एरियाज पर मैंग्रोव वन ज़्यादा मिलते हैं। मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? मैंग्रोव वन की जड़ें बहुत ऊंची ऊंची और ऊपर ऐसे पेड़ होते हैं। ये तना नहीं होता, ये उनकी जड़ें होती हैं, इन पेड़ों की जड़ें हैं ये, और ऊपर ये पेड़ होते हैं, ये जड़ें होती हैं। और इनमें है ना क्या होता है भाई, समुद्र के किनारे हो जाते हैं डेल्टास। तो जब ज्वार भाटा आता है, मैंने आपको बताया था ज्वार भाटा के चैप्टर में, जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं तो क्या होता है, एक बार तो पानी का लेवल नीचे होता है और एक बार पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। जब पानी का ऊपर आ जाता है तो ये बिल्कुल कवर हो जाते हैं, और जब पानी का लेवल नीचे जाता है तो ये पानी नीचे आ जाता है, तो इनकी जड़ें दिखाई देने लग जाती हैं। तो इन पौधों की जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए क्योंकि लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं तो पानी का लेवल ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है। तो पानी का नीचा होगा तो आपको जड़ें क्लियरली दिखाई देंगी ऐसे। और जब पानी का लेवल ऊपर हो जाएगा, पानी बिल्कुल भर जाएगा, तो आपको यहाँ तक पानी दिखाई देगा, ऊपर आपके पौधे बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंग्रोव होते हैं, ये कहाँ होते हैं? डेल्टा एरिया में मिलते हैं, आपके सुंदरवन डेल्टा में मिलते हैं। इनको सुंदरी वन के नाम से भी फेमस है। और ये आपके जहाँ समुद्र और नदियों का जब मिक्सअप होता है ना, जहाँ इनका मुहाना बनता है, डेल्टा बनता है, वहाँ ये मिलते हैं आपको मैंग्रोव पेड्स। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु है। अब ये जो है ये आपके पहाड़ी एरियाज है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे? चीड़, देवदार और शंकुधारी। शंकुधारी मतलब होता है इस तरह के पेड़ जो आपके क्रिसमस ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, इस तरह के शंकुधारी पेड़ मिलते हैं। ये आपके कहाँ मिलते हैं? ये पर्वतीय एरिया में। जैसे जैसे आप पर्वतों की तरफ जाएंगे तो आपको शंकुधारी पेड़ मिलेंगे, जिसमें चीड़, देवदार, फर, ये नाम इन पेड़ों के, ये आपके पर्वतीय पेड़ हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बताया गया है कि वहाँ तो अमेजन बेसिन्स में तो हमने एक ही तरह के वनस्पति देखा था भाई, ऊपर भारी पेड़ होते, वो सूरज की रोशनी नीचे नहीं आने देते, क्योंकि वहाँ जो है टेम्परेचर एक जैसा था, वहाँ की जो एरिया था वो एक जैसा था। पर हमारे यहाँ डेल्टाज पे अलग है, मैदानों में अलग है, और पर्वतों में जो पहाड़ी एरिया है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा पहाड़ी एरिया है, जहाँ जलवायु क्या ठंडी, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट्स पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाएंगे, तो हमारा मौसम क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ ठंडा हो जाता है। तो ठंडे मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ की वनस्पति अलग है मैदानों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ क्या है, मैदानों में आपका बारिश कम होती है, मैदानी एरिया है ना, तो वहाँ के वनस्पति हमारी अलग है। और समुद्र के किनारे जहाँ नदी अपना डेल्टा बना रही है महासागरों में, वहाँ की हमारी वनस्पति अलग है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, जैसे कि धान की खेती के लिए ये क्या कर रहे हैं,
ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है ना। ये चाय की खेती पहाड़ी एरिया में आपके असम और पश्चिम बंगाल में चाय की खेती हो रही है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ के वन्य जीवों पर, यहाँ कैसे जीव मिलते हैं उनको और पढ़ लेते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। यहाँ एक सींग वाला गैंडा भी ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, ठीक है ना, जो आपका सुंदरवन है, सुंदरवन जो रिजर्व भी बनाया गया है, वहाँ की भी स्पेशलिटी है बंगाल टाइगर। मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं नदी के साफ जल में, बंगाल की खाड़ी में। भाई साफ जल जहाँ होता है वह जलीय जीव पाए जाते हैं। वहाँ मछलियाँ कौन सी मिलती है आपको? रोहू, कतला, हिल्सा, यहाँ की मछलियों की प्रजातियां हैं, नाम याद रखिएगा, रोहू, कतला, हिल्सा यहाँ की मछलियों की लोकप्रिय प्रजातियां हैं। और यहाँ का स्पेसिफिक खाना क्या हो गया भाई? जहाँ मछली ज़्यादा है और पानी ज़्यादा, चावल ज़्यादा होता है। जैसे हमने हमारा सिविक्स का चैप्टर विविधता पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई वहाँ लोगों में विविधता कैसे आती है? वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण आती है। तो वही चीज़ यहाँ कनेक्ट करके देखिएगा, भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई ना। अब यहाँ क्या है? समुद्री एरिया है, नदियों का डेल्टा बन रहा है, पानी ज़्यादा है, चावल उगाते हैं, मछली ज़्यादा होती है तो चावल और मछली खाते हैं। ऐसा तो नहीं पूरे इंडिया में चावल मछली खाते हैं, वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग वो चावल मछली खाते हैं, पहाड़ों के एरिया के अकॉर्डिंग लोग वहाँ अलग खाना खाएंगे, मैदानी एरिया के लोग अलग खाना खाते हैं, है ना। तो ये आपकी विविधता है, इस तरह से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो इनके दिखाए गए हैं, पिक्चर्स दिखाई गई, ये आपका गैंडा है, मगरमच्छ है ना, इस तरह से। ये भाई एक स्टोरी बताई गई है, भाई कुछ खास नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, खाने व बेचने के लिए यहाँ काफ़ी मछलियाँ मिल जाती है, क्योंकि समुद्री एरिया है, खारा पानी और मीठा पानी यहाँ आपस में मिलता है। और जहाँ खारा और मीठा पानी मिलेगा वहाँ क्या होगी? मछलियाँ की ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। तो वो क्या करते हैं? इन मछलियों को पकड़ के आसपास के शहरों में बेच भी देते हैं। और यहाँ के लोग प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहते हैं। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण झील तक नहीं पहुँचता है तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। भाई पोल्यूशन होने से ही मछलियाँ क्या होती है? वहाँ मछलियाँ नहीं होती, मर जाती हैं मछलियाँ। तो जब तक पानी साफ है, खारा पानी और मीठा पानी मिलता रहे, पर वो साफ, उसके अंदर कोई किसी तरह के केमिकल्स नहीं है ना, तब तक क्या वो मछलियाँ अच्छे से पनपती रहेंगी। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं। भाई ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ है, ये नदी कोई एक शहर या एक स्टेट से नहीं है ना, कई स्टेट से निकलती है। तो उन स्टेट्स के इस नदी के किनारे पे बहुत बड़े बड़े शहर और कस्बे हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ध्यान रखिएगा, ये शहर हैं, इनके नाम याद रखिएगा। ये आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। भाई 10 लाख से भी ज़्यादा आबादी है, वो शहर गंगा नदी के तट पर हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। अब ये शहरों का जो गंदा पानी है उसको कहाँ डालते हैं? भाई गंगा नदी में ही डाल देते हैं। बेसिन्स में यातायात, अब क्या होता है, हमने जब हमारा चैप्टर पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था बस्तियां और ट्रांसपोर्ट में, तो हमने देखा था भाई कि जो जलमार्ग है वो अंतर्देशीय और बाह्य, अंतर्देशीय जलमार्ग भी पढ़े थे ना, जो देश के अंदर अंदर, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का ही जल तंत्र पढ़ा था हमने। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के किनारे अब जितने शहर बड़े हैं कि भाई आपका कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, तो एक शहर से दूसरे शहर जाने अगर नदी के किनारे किनारे हैं तो हम जलमार्ग को भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो इस तरह से जलमार्ग भी यहाँ पर अच्छे से बना हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है? सड़कें भी हैं, रेलवेज भी हैं, हवाई जहाज़ों से भी आ जा सकते हैं, हवाई मार्ग भी हो गया आपका और जल मार्ग भी हो गया। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। अब ये जो हुगली बोल दिया गया, ये भी इसी का पार्ट है, इन्हीं नदियों के पार्ट हैं ये। जब हम क्लास 9th के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना गंगा नदियों के, इनको और डीप से पढ़ेंगे, इनको जो भारत की नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाऊंगी मैं। वहाँ मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की, अब ये जो बेसिन है ना, यहाँ पर्यटन बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ लोग देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, है ना, क्योंकि आपका सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर आपके रिजर्व भी हैं, तो उन सब चीज़ों को। यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, अब यमुना नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, और इसी नदी के किनारे आपका ताजमहल है। इलाहाबाद में गंगा व यमुना नदी का संगम है।
उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा, असम में आपका कांजीरंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये सब बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति, अब अरुणाचल प्रदेश में जो आपके आदिवासी रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति, इन सब चीज़ों को लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही, यही था इस आज की वीडियो क्लास में, यही समझाने की कोशिश की गई इस चैप्टर के बारे में कि हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो बेसिन है वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पीन कैसा है, ये उपोषण एरिया है, और ये जो जो कर्क रेखा है उसके आसपास का एरिया है आपका 10 डिग्री उत्तर में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का एरिया है उपोषण का। तो और जो हमने पढ़ा था आपका अमेजन बेसिन, वो था 0 डिग्री से 10 उत्तर और 0 डिग्री से 10 आपका दक्षिण में, ठीक है ना। ये वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के जीव जंतु कैसे, ये सब हमने वहाँ पढ़ा था। तो चलिए भाई आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर और भी कोई आपके दोस्त साथी टीजीटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। आप इतना ही कर दीजिए, बाकी जो है कंटेंट मैं आपको देती रहूँगी। थैंक यू।